हार्ट अटैक हमारा होता है, उसके ऊपर अपन लोग थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि हार्ट अटैक आता कैसे है, उसका कारण क्या है, और वहां से हमारा एग्जामिनर हमसे क्या क्या क्वेश्चंस पूछ सकता है। तो आज की क्लास हमारी पहली जो हो रही है वो हार्ट अटैक पर स्टार्ट हो रही है। तो हार्ट अटैक को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि किस तरीके से हार्ट अटैक बनता है। बातें बंद करो पीछे। देखो, मैं आपको समझा रहा था कि जो हमारा हार्ट होता है वो कुछ इस प्रकार से एक मुट्ठी के आकार का या अनासपाती के आकार का अपन लोग कह सकते हैं। अब मुट्ठी के आकार का जो हार्ट अटैक है, मैंने बताया था कि हृदय के अंदर 4 चैम्बर पाए जाते हैं। तो ये 4 चैम्बर हो गए। पीछे एक दूसरे से बातें करना बंद कर दो और इधर साइड में देखना स्टार्ट कर दो। जब हार्ट अटैक की अपन लोग बात करें तो हार्ट अटैक जो हमारा होता है वो कैसा होगा, वो चीज देखिएगा। आता कैसे हार्ट अटैक, उसकी अपन लोग डिस्कस करेंगे। ये हमारा हार्ट है, मान लो इस तरीके से कुछ करके, ठीक। मैंने इसका नाम आपको बताया था कि 2 तो ऊपर वाले और मतलब क्या होंगे, ऑरिकल, जिसे आलिंद कहते हैं। और इसका नाम क्या बताया था, राइट ऑरिकल था ये। और ये क्या था हमारा, राइट वेंट्रिकल था। ये लेफ्ट ऑरिकल था और ये क्या था हमारा, लेफ्ट वेंट्रिकल था। 2 आलिंद और 2 निलेट, टोटल मिलाकर के कितने हो गए, 4 हो गए। अब ये राइट साइड है, ये हमारी लेफ्ट साइड है। ये वाली जो यहाँ से क्या होता है, जो हमारे हार्ट को मैंने बताया था कि हमारे शरीर में यदि कोई भी ऑर्गन्स काम करेगा तो उसका कारण है कि उस पर ब्लड का जाना अनिवार्य है। किसका, ब्लड का। यदि उस पर ब्लड जाएगा तभी वो कार्य करेगा। ये हार्ट क्या करता है, ब्लड को पंप करता है, पंपिंग मशीन कहलाता है ये ब्लड की। अब ये पंपिंग मशीन की तरह कार्य करेगा, तो इसका मतलब है इसे भी जिंदा रहने के लिए ब्लड की आवश्यकता होगी। ये भी बॉडी का ऑर्गन है, इसमें भी सेल्स है। तो सेल्स कब जिंदा रहेगी इसकी, जब इस पर ब्लड जाएगा। बाकी इसमें ब्लड जाता रहता है, इससे कोई मतलब नहीं है, उससे आएगा और ये उसे पंप कर देता है। कैसे पंप करेगा वो अगले पॉइंट पर अपन लोग बात करेंगे, ये डिस्कस होगा तब। लेकिन जब इसने क्या किया, ब्लड यहाँ आया तो इसे पंप करने की क्षमता, शक्ति इसके अंदर कहां से आ रही है, तो उसका मतलब है कि जो बाया धमनी चाप होता है हमारा ये वाला, ये जो है एक लेफ्ट आर्टरीज हम इन्हें कह सकते हैं। सारी की सारी जो धमनियां होती हैं, उन धमनियों के अंदर से क्या बनता है, एक धमनी निकली होती है इस तरीके से। ये वाली जो है, ये धमनी का काम है कि यहाँ ब्लड को लेकर के आएगी और ब्लड को लाने के बाद इस हृदय की प्रत्येक कोशिका तक उस ब्लड को पहुंचाती है। अब क्वेश्चन ये आता है कि हार्ट के अंदर ब्लड को हृदय की प्रत्येक कोशिका तक पहुंचाने का कार्य किसका होगा, तो देखो इसका नाम है कोरोनरी आर्टरी, जिसे हिंदी में कह सकते हैं हम द्वंद्व धमनी। क्या नाम है इसका, द्वंद्व धमनी। अब ये जो द्वंद्व धमनी है, कोरोनरी आर्टरी, ये जो कोरोनरी आर्टरी है ये क्या करती है, लेफ्ट आर्टरी जो बाया धमनी चाप है यहां से ब्लड को लेगी और लेने के बाद उस ब्लड को कहां पर जाकर के छोड़ देती है, ये छोड़ती है हमारे हृदय की प्रत्येक कोशिका तक। इसकी वजह से हृदय को प्रोटेक्शन मिलता रहता है, एक तरीके से इसे न्यूट्रिशन की स्थिति बन जाती है। तो क्वेश्चन ये भी बनता है, हृदय को न्यूट्रिशन कौन पहुंचाता है, पोषण कौन देता है, तो आंसर क्या होगा, कोरोनरी आर्टरी। कोरोनरी आर्टरी इसको न्यूट्रिशन दे रही है। ये आर्टरी क्या कर रही है, ब्लड को ला करके इसकी प्रत्येक कोशिका तक पहुंचाने का काम कर रही है। लेकिन स्थिति कुछ ऐसी हो जाती है, कैसी हो जाती है, वो स्थिति ऐसी हो जाती है, किसी कारणवश क्या होगा, ये ब्लॉक हो जाए। मान लो यहां से इसको हम ब्लॉक कर दें, इस आर्टरी को अपन लोग यहां से ब्लॉक कर दें, तो आगे ब्लड का जाना क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। ये आर्टरी जो ब्लॉक होती है वो कैसी होती है, मान लो मैं इसको यहां पर बना के दिखा रहा हूं, ये आर्टरी है और इसके अंदर ब्लड जा रहा है हमारा, ठीक। जब इसके अंदर ब्लड जा रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, जा रहा है तो अच्छी बात है, जाना चाहिए। लेकिन स्थिति कुछ गड़बड़ हो गई। गड़बड़ क्या हुई वो समझो। ये यहां से चौक होना स्टार्ट हुई, यहां से इधर साइड से भी चौक होना स्टार्ट हुई। अब धीरे 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 करके क्या है, ये चौक होती जा रही है। इतनी तो यहां से हो गई है, इतनी यहां से हो गई है। अब ब्लड की जो मात्रा थी, क्वांटिटी जब पहले जा रही थी उससे कमी होती जाएगी। जितना जितना ये चौक होती चली जाएगी उतना उतना ब्लड आगे ट्रांसफर क्या होगा, कम होता चला जाएगा। देखो पहले तो इसमें पूरा ब्लड जा रहा था, अब केवल ब्लड इतने में होके जा रहा है। तो इसका मतलब है कि ब्लड की क्वांटिटी कम हो रही है हार्ट सेल तक जाने में। धीरे धीरे करके ब्लड की क्वांटिटी कम होती जाती है, तो हमारा हृदय क्या होता है, हृदय अपना काम करना क्या है, धीरे धीरे कर देगा। जैसे मान के चलो आज आप 4 रोटी खाते हैं, कल आपको 3 मिलती हैं। अब देखो कल आपको 3 मिलती हैं तो थोड़ी सी कमजोरी आपको लगेगी, फिर 2 मिलती हैं, फिर थोड़ी सी कमजोरी लगेगी, फिर एक ही देना स्टार्ट करें तो अब बहुत ज्यादा कमजोर हो जाएंगे। मान लो फिर ये भी खत्म कर दी, आधी आना स्टार्ट हो, और फिर ये भी नहीं है तो खत्म है मामला। स्थिति यहाँ पर वही बनती है हार्ट की। जब तक इस पर ब्लड आ रहा है कोई दिक्कत नहीं, मस्त रहेगा, स्वस्थ रहेगा। लेकिन स्थिति कुछ ऐसी आ गई, ब्लड का आना हो गया बंद, और ब्लड का आना जब बंद होगा, बंद क्यों होगा वो चीज पर अपन डिस्कस करेंगे
जैसे ही वो बंद होगा तो स्थिति ये होगी कि वो हमारा हार्ट काम करना बंद कर देगा। अब देखो ये बंद क्यों होगा वो समझो। ये बंद होता है, इसके लिए आपको एक चीज याद रखनी होगी और उस चीज का नाम होगा कोलेस्ट्रॉल। अब एक कोलेस्ट्रॉल नाम का पदार्थ है जो हमारे शरीर के अंदर पाया जाता है। ठीक, ये जो कोलेस्ट्रॉल नाम का जो पदार्थ है ये हमारे शरीर में पाया जाएगा, और शरीर में ये कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है तो ये दो प्रकार का होता है। ध्यान रखना है आपको, कितने प्रकार का होगा? दो प्रकार का होगा। और दो प्रकार में एक पहला टाइप होता है एक गुड क्वालिटी का होगा और एक होता है हमारा बैड क्वालिटी का। एक तो होता है हमारा कौन सा? गुड क्वालिटी का होगा, और एक होता है हमारा बैड क्वालिटी का कोलेस्ट्रॉल। ठीक, ये दो प्रकार का कोलेस्ट्रॉल हमें देखने के लिए मिलेगा। अब गुड क्वालिटी के कोलेस्ट्रॉल को क्या बोला जाता है? एग्जामिनर सीधा सीधा क्वेश्चन पूछता है तो इसे बोलते हैं HDL, हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, जिसे हम कह सकते हैं उच्च घनत्व वाला कोलेस्ट्रॉल। उच्च घनत्व वाला, घनत्व बोले तो डेंसिटी, उच्च बोले तो हाई, मतलब हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। एक तो ये कोलेस्ट्रॉल की मात्रा अपने अंदर, एक है LDL। LDL का मतलब है लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, निम्न घनत्व वाला कोलेस्ट्रॉल। अब ये दो प्रकार का कोलेस्ट्रॉल हमारे शरीर के अंदर दिखाई दिया। कोलेस्ट्रॉल जो होता है ये कैसा है? इट इज अ लाइक वैक्स टाइप सब्सटेंस, मतलब मोम जैसा ये पदार्थ होता है। कैसा होगा? मोम जैसा पदार्थ होगा। कितने प्रकार का होगा? एक गुड क्वालिटी का होगा और एक कैसा होगा? हमारा बैड क्वालिटी का होगा। गुड क्वालिटी के कोलेस्ट्रॉल को बोला क्या जाता है? ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में, को आंसर याद रखना है कि HDL बोला जाएगा, हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। और बैड क्वालिटी को क्या बोला जाता है? लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, मतलब LDL। ठीक, इसके बाद की अपन लोग बात करें तो इसे कहते हैं उच्च घनत्व वाला कोलेस्ट्रॉल, इसे कहा जाता है निम्न घनत्व वाला कोलेस्ट्रॉल। अब ये कोलेस्ट्रॉल क्या करता है? मोम जैसा पदार्थ है, तो मोम हमारी बॉडी के अंदर क्या है? कहीं भी आपने देखा होगा कैंडल्स वगैरह का जो होता है तो वो चिपकना स्टार्ट कर देता है। जब कैंडल जलाते हैं तो नीचे इकट्ठा हो जाता है। उसी प्रकार ये हमारा कोलेस्ट्रॉल है, ये जो इकट्ठा होता है शरीर के अंदर, जब इकट्ठा होना स्टार्ट करे कहां पर? कोरोनरी आर्टरी, मतलब द्वंद धमनी में ये इकट्ठा होना स्टार्ट करेगा तो द्वंद धमनी हमारी चौक होना स्टार्ट हो जाती है। जब ये चौक होना स्टार्ट होती है तो ब्लड की मात्रा आगे जाना कम हो जाती है और हार्ट हमारा धीरे धीरे कमजोर हो जाता है और हार्ट अटैक की स्थिति बन जाती है। अब समस्या इसमें, जब ऐसा ही हो रहा है तो कोलेस्ट्रॉल शरीर में बन कहां से रहा है ना? इसका कारण क्या है? ये क्यों होता है? ये नहीं होना चाहिए। ये क्यों होता है उसकी अपन लोग थोड़ी सी बात करेंगे, डिस्कस करेंगे तब, जब आप इसको लिख लेंगे जब। ठीक, इतना सा आप लोग लिखो इसको एक बार। हार्ट अटैक हेड डालना ऊपर, हृदय घात हिंदी में उसको कहा जाता है, हृदय घात। और हृदय घात जो हार्ट अटैक वाला स्थिति है, ऐसा एक डायग्राम बनाना, एक तरफ इस तरीके से बनाना, फिर इसके पॉइंट्स जो हैं वो अपन लोग डिस्कस करते रहेंगे और बढ़ेंगे आगे। तब तक इन लोगों को देख लें। रामकरण जी गुड इवनिंग भैया, मनदीप जी गुड इवनिंग, खम्मा गढ़ी मास्टर साहब, लोकेश राठी जी कुछ कह रहे हैं, आप में से तो नहीं है कोई? हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। ये क्या होता? खम्मा गढ़ी क्या है? अच्छा, नमस्ते, जोधपुर में बोला जाता है। चलो, चल गया। बाकी ये लोग जो लाइव जुड़ रहे हैं, एक बार जल्दी समझ में आ रही है चीजें? आप पर बहुत कम ध्यान दिया जा रहा है। डिम्पल जी गुड इवनिंग, गौरी जी गुड इवनिंग। जुड़े तो लोग हैं हमारे साथ 10-5। आगे बढ़े। ये वीडियो आप लोग देखते रहा करिए, जब घर पे चले जाया करें तब भी। चलिए आगे बढ़ेंगे इसमें, अब देखेंगे थोड़ा सा, जल्दी बनाओ फिर। संगीता कुमारी जी भैया मैं भी आ गई। बहन आपका बहुत बहुत स्वागत है, जाइएगा। 7 तारीख को एक बार कमेंट करके बताएं।
सभी को गुड, लोग जुड़ रहे हैं तो अच्छा लग रहा है, बाकी से शेयर जरूर। कैसे प्रशांत जी, नींद आ रही है क्या? कोलेस्ट्रॉल जो होता है, आप एक बार लिख लो, ये पूछना। किसकी? HDL की होती है, हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। चलो अब आगे देखो इसको, आगे क्या है इसमें। देखो कोलेस्ट्रॉल की अपन लोग जो बात कर रहे थे, तो मैंने आपको समझाया यहाँ कोलेस्ट्रॉल जो होता है वो क्या होता है। तो कोलेस्ट्रॉल जो है गुड क्वालिटी का और बैड क्वालिटी का दो प्रकार का होगा। है ना। अब ये जो कोलेस्ट्रॉल है ये हमारे शरीर में इसका काम क्या है वो चीज थोड़ी सी समझेंगे। ये कैसा होता है, ये मोम जैसा होगा, वैक्स टाइप सब्सटेंस माना जाता है, मोम जैसा पदार्थ माना जाता है। देखो हमारे शरीर में इसका काम क्या है उसके लिए एक पॉइंट लिखेंगे पहला। तो पहला पॉइंट यहां पर लिखना, कोलेस्ट्रॉल के नीचे जो आपने बना लिया उसके नीचे नीचे लिखते चलना। तो पहला पॉइंट लिखेंगे, कोशिका झिल्ली को, कोशिका झिल्ली को तरल बनाने के लिए, तरल बनाने के लिए हमें उचित कोलेस्ट्रॉल की, हमें उचित कोलेस्ट्रॉल की आवश्यकता होती है। तो हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन कोलेस्ट्रॉल इज रिक्वायर्ड टू लिक्विफाई ऑफ सेल मेम्ब्रेन, ऐसे लिख सकते हैं इंग्लिश में। हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन कोलेस्ट्रॉल इज रिक्वायर्ड टू लिक्विफाई ऑफ सेल मेम्ब्रेन। अब देखो ये लिक्विफाई ऑफ सेल मेम्ब्रेन क्या है ये थोड़ा सा समझो। मान के चलो कि ये क्या कोलेस्ट्रॉल जो है वो हमारे शरीर में जो काम करेगा वो किस तरीके से काम करेगा उसको थोड़ा सा डिस्कस करें। तो पहला पॉइंट है कि ये क्या करता है, कोशिका झिल्ली को तरल बनाने का कार्य करता है। तरल नहीं बनी तो क्या दिक्कत आ रही है? कोई दिक्कत नहीं होगी। देखो क्या होगा फिर। मान लो ये क्या है, ये कोशिका है, ये सेल है, हम कह सकते हैं इसको। अब ये प्लांट सेल हो गई इस तरीके की अगर अपन लोग बनाए तो। अब इस कोशिका के अंदर ये केंद्रक हो गया, बाकी इसमें और भी कई सारे पार्ट्स होते हैं, जब कोशिका पढ़ेंगे तो बात करेंगे। इसे कहते हैं कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति मतलब सेल वॉल, ठीक। और ये जो होती है इसे कहते हैं कोशिका झिल्ली, सेल मेम्ब्रेन, कोशिका झिल्ली। ध्यान से समझना इस बात को कि स्थिति क्या बनती है। ये जो कोशिका झिल्ली होती है ये पाई जाती है कहां पर? अपन लोगों की कोशिका के ऊपर। लेकिन प्लांट के अंदर एक चीज और एक्स्ट्रा होती है, जो क्या होती है दूसरी वाली, इसे हम कहते हैं कोशिका भित्ति। ये एनिमल सेल के ऊपर नहीं पाई जाती है, ये केवल प्लांट सेल में पाई जाती है। और प्लांट सेल में ये दोनों ही चीज पाई जाएंगी हमारी, कौन सी? कोशिका झिल्ली भी और कोशिका भित्ति। और एनिमल सेल में केवल और केवल कोशिका झिल्ली पाई जाती है, कोशिका भित्ति हमारे अंदर नहीं रहती। अब ये कोशिका झिल्ली का काम क्या है वो चीज समझेंगे। ये जो कोशिका झिल्ली होती है जो हमारी फैट और प्रोटीन की बनी होती है, फैट की बनेगी और प्लस प्रोटीन की। जो शरीर के अंदर कोशिका है उसके ऊपर जो एक लेयर पाई जाती है कोशिका झिल्ली, वो फैट और प्रोटीन की बनी होती है। अब फैट और प्रोटीन की बनी हुई कोशिका झिल्ली जो है इसका काम क्या होता है? ये भोजन को क्या करती है? कोशिका को भोजन कराने का काम करती है। ऐसा अपन लोग कह सकते हैं कि ये कोशिका को भोजन कराने का क्या करती है? काम करती है। इसका मतलब है कि आपने कोई भी चीज खाई है और खाने के बाद ये उन चीजों का निर्धारण करेगी कि कौन सी चीज इस कोशिका के अंदर जानी चाहिए और कौन सी चीज इसके अंदर से बाहर आनी चाहिए। आप उल्टा सीधा कुछ भी खा लेते हैं, उन चीजों का निर्धारण कौन कर रहा है अपने शरीर के अंदर? तो जो बेनिफिशियल लाभदायक होती है उस चीज का निर्धारण करती है ये कोशिका झिल्ली। इस कोशिका झिल्ली को हम क्या कह सकते हैं? एक तरीके से अर्धपरागम झिल्ली भी होती है, ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन भी कह सकते हैं इसको अपन लोग, सेमी परमेबल भी इंग्लिश में बोला जाता है। तो ये वाली जो झिल्ली है ये क्या करती है? ये हमारे खाने को इसके अंदर जाना है कि नहीं जाना उन चीजों का निर्धारण करेगी।
मान लो अगर ये कोशिका झिल्ली अपना काम प्रॉपर करना बंद कर दे, कोशिका झिल्ली अपना काम करना प्रॉपर करना बंद कर दे ये वाली, तो स्थिति क्या होगी वो समझेंगे। अगर इसने खाने का निर्धारण करना बंद कर दिया तो हमारे शरीर का आकार और आकृति में कोई ना कोई परिवर्तन क्यों होगा? क्योंकि कोशिका झिल्ली को क्या बोला जाता है? फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ ह्यूमन बॉडी के नाम से जानते हैं। इसका मतलब है कि ये कार्यात्मक एवं रचनात्मक इकाई भी होती है शरीर के अंदर। हमारे रचना करने का काम किसका है? रचना बोले तो मतलब निर्माण करने का काम किसका है? तो कोशिका झिल्ली का ही है। अगर मैं कार्यात्मक का मतलब है फंक्शनल, और अगर मैं कार्यात्मक की बात करता हूं तो कार्य का मतलब अगर मैं बोल मतलब है कि मेरे अंदर कोशिका सेल है, अभी मैं बोल रहा हूं, मैं चल पा रहा हूं तो मेरे पैर हैं। पैर क्यों है? क्योंकि कोशिका है। तो हर चीज हमारे शरीर की किस पर डिपेंड है? कोशिका के ऊपर ही डिपेंड होती है। तो इसीलिए इसका काफी अच्छा खासा रोल यही है कि कोशिका स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट कहलाती है। मान लो इसने अपना काम करना बंद कर दिया तो ये खाना इसके अंदर उल्टा सीधा जाएगा। उल्टा सीधा क्यों जा रहा है? क्योंकि इसने काम करना बंद कर दिया। ये काम करना बंद क्यों करेगी? क्योंकि ये तरल नहीं रहेगी। तरल कब नहीं रहेगी? जब इस पर क्या नहीं होगा? जब इस पर भैया कोलेस्ट्रॉल नहीं होगा। यदि कोशिका के ऊपर कोलेस्ट्रॉल नहीं होगा या नहीं जाएगा तो स्थिति क्या हो जाएगी कि ये तरल नहीं रह पाएगी। यदि ये तरल नहीं रहेगी तो ये अपना काम प्रॉपर नहीं करेगी, खाने का निर्धारण नहीं करेगी। जब ये खाने का निर्धारण नहीं करेगी तो बॉडी में कोई ना कोई परिवर्तन हो सकता है। तो एग्जाम्पल की बात करें तो जापान में हिरोशिमा नागासाकी 1945 जब परमाणु बम वहां गिराया गया, उस समय लोगों की सेल मेम्ब्रेन में इफेक्ट आया था वहां पर। तब से जो आज भी वहां पर दिखाई देता है कि वहां के लोग अपंग पैदा होते हैं। उसका कारण है कि वहां की सेल मेम्ब्रेन प्रॉपरली काम वर्क नहीं कर रही उस जनरेशन की। अब वो जनरेशन में प्रॉपर ये काम नहीं कर रही तो प्रत्येक जनरेशन उसी प्रकार से पैदा हो रही है। तो अगर ये क्या होगा, जब कोलेस्ट्रॉल शरीर के अंदर नहीं होगा, ये वाला जब कोलेस्ट्रॉल शरीर के अंदर नहीं होगा तो सेल मेम्ब्रेन हमारी तरल नहीं होगी। यदि सेल मेम्ब्रेन तरल नहीं होगी तो स्थिति गड़बड़ होगी कि हमारे शरीर का स्ट्रक्चर खराब हो सकता है। तो मैंने यहाँ पर ये चीज समझाई थी आपको कि जो हमारा शरीर है इसके अंदर क्या पाई जा रही है? कोशिका को तरल बनाने के लिए कोलेस्ट्रॉल की मात्रा का होना अनिवार्य होगा। तो ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा शायद। आगे बढ़े अब, तो आगे देखेंगे इसके बाद क्या है। नेक्स्ट पॉइंट अपन लोग लिखेंगे, उसमें से बस एक पॉइंट ही तो लिखना था, ये वाला। वो तो मैं समझा रहा था, वैसे आपको फर्जी चीज है, ये चीज थी काम की जो लिख लिया। अगली बात करें तो देखो, आगे देखो, नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे अगला वाला। कोलेस्ट्रॉल के नीचे जो हम लोग लिख रहे हैं, कोलेस्ट्रॉल मानव शरीर के प्रत्येक भाग में पाया जाता है। कोलेस्ट्रॉल मानव शरीर के पाया जाता है। देखो क्वेश्चन यहां से ऐसे पूछता हमारा एग्जामिनर हमसे कि कोलेस्ट्रॉल की मात्रा निम्न में से किस जगह होगी? ऑप्शन होगा हार्ट है, ब्रेन है, लंग्स है, किडनी है, ऑल है। तो आंसर क्या होगा? ऑल। यदि मैं इस वाले पॉइंट को नहीं लिखाता तो आप हमेशा आंसर यही करते रहते, है ना। तो आपको ये ध्यान देना है कि हाइट में ही नहीं होता है वो। हाइट में लिखा रहा हूं तो उसका मतलब हाइट में नहीं है, ये सारी जगह पर पाया जाएगा, प्रत्येक भाग पर। क्योंकि हमारे भाग ही मिलकर बनाए सेल से, जहां सेल होगी वहां कोलेस्ट्रॉल की मात्रा होगी ही होगी। तो नेक्स्ट पॉइंट था हमारा कि कोलेस्ट्रॉल जो है वो कहां पर पाया जाता है? मानव शरीर के प्रत्येक भाग में पाया जाता है। तो इट इज प्रेजेंट इन ऑल पार्ट ऑफ बॉडी। अगला पॉइंट देखिएगा, ये सेकंड पॉइंट था। तीसरा पॉइंट, सॉरी ये तीसरा है, वो दूसरा था। अगला पॉइंट लिखेंगे, कोलेस्ट्रॉल मानव शरीर में, लिख लो, कोलेस्ट्रॉल मानव शरीर में कोलेस्ट्रॉल मानव शरीर में
यकृत से 20 से 25% प्राप्त किया जाता है। तो इसे जो प्राप्त कर रहे हैं अपन लोग, हमारे शरीर में ये बन कहाँ रहा है, लिवर में बनेगा, मतलब यकृत में इसका निर्माण होता है। ये कोलेस्ट्रॉल जो है ये सारे के सारे चिकने पदार्थों से हमें प्राप्त होता है। तो देखो, ये पहली बात तो यह है कि हमारे शरीर में लिवर कितना बनाएगा, 20 से 25% बनाता है। ये बनता कहाँ से, जितने भी हम ऑयली सब्सटेंस खा रहे हैं, चिकने पदार्थ खा रहे हैं, वहां से इस कोलेस्ट्रॉल की मात्रा का निर्माण होता है। तो अगर आप अपना कोलेस्ट्रॉल बढ़ाना चाह रहे हैं तो उसका मतलब है कि आप चिकने पदार्थ खाइए, ऑयली चीजें खाते रहिए, और जो भी हमारी मार्केट से आप खरीद के खाते हैं तली हुई चीजें, उन्हें खाते रहिए, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा। कम करना है तो ये चीजें ना खाएं तो कम रहेगा। इसीलिए चिकने पदार्थ का मना किया जाता है खाने के लिए। चिकने पदार्थों से ये कोलेस्ट्रॉल मिलता है हमें। अगली बात करें तो इसका और काम क्या होता है वो थोड़ा सा समझो। देखो, इसका और काम क्या होता है, जो कोलेस्ट्रॉल है हमारे शरीर के अंदर वो क्या काम करेगा, तो यह मानव शरीर में हार्मोन तथा कुछ पाचक रस का मतलब होता है डाइजेटिव जूस, पाचक रस बनाने का भी कार्य करता है। कैसे बनाएगा वो भी देखेंगे। तो देखो, इसका काम क्या है, हमारे शरीर के अंदर कुछ हार्मोन्स निकलते हैं। हार्मोन्स क्या होते हैं वो जब मैं ग्लैंड्स पढ़ाऊंगा उसमें सारे हार्मोन्स के ऊपर बात करेंगे। मतलब क्या होता है, डाइजेटिव जूस होता है, मतलब जो हमारे भोजन का पाचन करने में हेल्प करते हैं। डाइजेटिव जूस प्लस और लिखना चाहें तो हम एंजाइम कह सकते हैं। तो एंजाइम, पाचक रस और हार्मोन, इन सब का निर्माण करने में भी ये क्या करेगा, किसको, यहां से देखो ये क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल मानव शरीर में क्या करता है, यकृत से प्राप्त होता है। तो इट इज, हम इसमें ये से लिख सकते हैं कि हमारा जो कोलेस्ट्रॉल होता है वो यकृत से जो प्राप्त होता है, तो इट इज मेड अप ऑफ लिवर 20 to 25%, ऐसे इसको इंग्लिश में पूरा लिख सकते हैं। कोलेस्ट्रॉल इज मेड अप ऑफ लिवर 20 to 25%। देन क्या है, इट इज प्रेजेंट इन ऑयली सब्सटेंस, यह चिकने पदार्थों में पाया जाता है। यह मानव शरीर में हार्मोन तथा कुछ पाचक रस व एंजाइम निकालने का कार्य करता है। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं कि इट इज, नहीं, हार्मोन, सम हार्मोन एंड एंजाइम इज मेड अप ऑफ, ये तो गलत हो गया, इसका मुझे इंग्लिश नहीं आ रहा भाई, आप इसको ऐसे लिखे रहने दीजिएगा। हार्मोन, ऐसा इसका पॉइंट लीजिएगा, इसको कहते हैं डाइजेट, एंजाइम को एंजाइम कहते हैं, हार्मोन को हार्मोन कहते हैं। इंग्लिश में से ट्यूशन लगाऊंगा इंग्लिश का, तब बता पाऊंगा। आप लिख लो इतना। क्या कौन से होते हैं, जब मैं डाइजेशन वाला चैप्टर पढ़ाऊंगा उसमें बता दूं। इतना हो गया। एक चीज और देखो, आगे बढ़े इसके बाद क्या, इसकी इंग्लिश नहीं है, मैंने कहा कि ये हार्मोन्स तथा कुछ पाचक रस व एंजाइम निकालने का कार्य करते हैं। ये सारे पॉइंट इसके थे हमारे, किसके, कोलेस्ट्रॉल के थे, कोलेस्ट्रॉल के। तो जो कोलेस्ट्रॉल पढ़ा था उसके 4-5 बातें हमने देखी, क्या थी, आगे बढ़े, ये लिख लिया। देखो 4-5 बातें इसकी ये थी कि जो कोलेस्ट्रॉल होता है वो हमारा 2 प्रकार का होता है, एक गुड क्वालिटी का होगा और एक हमारा क्या होगा, बैड क्वालिटी का होगा। दूसरी बात करें हम लोग, यहाँ आता है कि कोलेस्ट्रॉल की मात्रा में कितनी है, तो उसके लिए आप आंसर ऐसे कर सकते हैं कि 180 से 200 mg
पर 100 ml ऑफ ब्लड। ये पॉइंट और लिख लेना वहां पर। इसकी जो मात्रा होती है वो कितनी होगी, 180 से 200 mg पर 100 ml ऑफ ब्लड। इसका मतलब ये है कि 100 मिलीलीटर ब्लड के अंदर 180 से 200 मिलीग्राम क्या पाया जाएगा, कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है। अगर 180 से जो 200 मिलीग्राम का जो कोलेस्ट्रॉल है, अगर इससे ज्यादा होता है तो हमें हार्ट अटैक के पेशेंट अपन लोग बन जाते हैं। तो स्थिति यहाँ पर क्या है कि 180 से 200 mg पर 100 ml ऑफ ब्लड यहाँ पर पाया जाएगा। और ये क्या है, गुड क्वालिटी का और बैड क्वालिटी का दो प्रकार का होता है। बात करें तो कैसा होगा, ये मोम जैसा पदार्थ होता है। ये क्या करेगा, ये हार्मोन प्लस एंजाइम और पाचक रस निकालने का काम करेगा। एक पॉइंट और लिखो इसके बाद, कोलेस्ट्रॉल मानव शरीर में, कोलेस्ट्रॉल मानव शरीर में विटामिन डी के निर्माण में भी भाग लेता है। कोलेस्ट्रॉल मानव शरीर में विटामिन डी के निर्माण में भी भाग लेता है। तो विटामिन डी जो हमारे बनेगी वो कैसे बनती है, ये आपको शायद पता होगा, नहीं पता हो तो बताया जाए। देखो यहाँ पर क्या है, अच्छा ये बताओ विटामिन डी हमें प्राप्त कहाँ से होती है, कहाँ से हो रही है, सनलाइट से। मान लो ये है, ठीक, ये है सूर्यदेव और ये क्या कर रहे हैं, अपना प्रकाश फेंक रहे हैं इस तरीके से, ठीक। और ये है अर्थ और इस पर अपन लोग खड़े हुए हैं कुछ कैसे करके, ऐसे करके, ठीक। यहां से आ रही है सनलाइट इस तरीके से, ये हमारे शरीर पर जाकर के पड़ रही है। अब मुझे ये बताओ, क्या इस सनलाइट जो है ये विटामिन डी आ रही है इसके साथ या कुछ और आ रहा है? ऐसा तो नहीं है कि सूर्य जो है ये सीधा सीधा विटामिन डी फेंकता हो यहां से और अपन लोग उसे पकड़ लेते हो, ऐसा तो नहीं होता। तो होता क्या है वो बताओ। हाँ, यूवी रे, जो हमारी अल्ट्रावेव रे होती है, हमारी अल्ट्रावेव रे जो हमारी होती है पराबैंगनी किरणें, वही पराबैंगनी किरणें कहां पर आती हैं, हमारे शरीर से आकर के टकराती हैं। जब हमारी त्वचा से जाकर के वो टकरा जाती हैं तो त्वचा में प्रवेश करती हैं और जैसे ही वो हमारी त्वचा के अंदर प्रवेश बनती है, हमारी त्वचा में क्या पाया जाता है, कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है। जब ये अल्ट्रावेव कोलेस्ट्रॉल से मिल जाती हैं, अल्ट्रावेव रे क्या करती है, हमारी कोलेस्ट्रॉल से मिल जाती हैं, तो फिर क्या होता है, विटामिन डी का निर्माण होता है। अल्ट्रावेव रे जब कोलेस्ट्रॉल के साथ क्रिया करती हैं तो फिर किसका निर्माण होगा, तब जाकर के विटामिन डी का निर्माण होता है। तो कोलेस्ट्रॉल जो वो विटामिन डी के निर्माण, अल्ट्रावेव रे सारी की सारी होगा। देखो अल्ट्रावेव रे को रोकने के लिए एक परत पाई जाती है जिसे O3 कहते हैं, सॉरी जिसे O3 कहते हैं। O3 का निर्माण जो होता है वो ऑक्सीजन, हमारे किसी ऑक्सीजन के एक स्वतंत्र अणु से क्रिया करती है तो O3 का निर्माण हो जाता है, जिसे ओजोन लेयर कहा जाता है, जो अल्ट्रावेव रे को अर्थ पर आने से रोक रही हो। यदि पूरी अल्ट्रावेव जाए, अर्थ पर रहने वाली प्रजाति डिस्ट्रॉय हो सकती है, विनाश इसका हो सकता है, दिक्कतें हो सकती हैं। स्किन संबंधी जो भी रोग हमें होते हैं तो उसका कारण ही अल्ट्रावेव रे होता है, पराबैंगनी किरणें। तो स्किन कैंसर होने का कारण भी पराबैंगनी किरणें ही होता है। तो अल्ट्रावेव रे को कौन रोकेगा, ओजोन रोकती है, O3 जिसे हम कहते हैं। कैसे बनती है, ऑक्सीजन का कोई एक अणु अपने स्वतंत्र किसी एक अणु से क्रिया करता है तो मिलने से फिर O3 का निर्माण होता है, जिसे ओजोन परत कहा जाता है, जिसकी वजह से अल्ट्रावेव रे अर्थ पर नहीं आ पाती। लेकिन ये कोलेस्ट्रॉल जो होता है, जो कुछ मात्रा में आती है उनसे क्रिया करता है तो बॉडी के अंदर विटामिन डी में उसे कन्वर्ट कर देता है और विटामिन डी में कन्वर्ट होने की वजह से क्या है, हमारी हड्डियां मजबूत बनी रहती हैं। तो यहां तक चीजें शायद समझ में आ गई होंगी आपको, कोई दिक्कत कोई परेशानी? आगे बढ़े के बाद तो देखो हम लोगों ने यहाँ पर ये दो तीन बातें डिस्कस की हैं, कुछ ज्यादा अपन लोगों ने अभी तक डिस्कस नहीं किया कि ये हमारा हाइट है। हाइट, इस हाइट के अंदर हमने क्या देखा वो समझो। जहां पर थोड़ा सा देखो, ये जो हाइट है हमारा ऐसा कुछ करके है,
ये जो हाइट है तो मैंने बताया था कि इसके अंदर एक कोरोनरी आर्टरी ये वाली जो होती है ये हमारे हृदय को क्या देगी, पोषण प्रदान करती है। और जो कोरोनरी आर्टरी जब हृदय को पोषण प्रदान कर रही है तो उस स्थिति में क्या है, जब हार्ट में ब्लड आना बंद हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर कोलेस्ट्रॉल आकर के इकट्ठा हो जाता है। कोलेस्ट्रॉल के आने की वजह से, इकट्ठा होने की वजह से ये धमनी चौक हो जाती है, और धमनी चौक होती है तो फिर क्या होगा, देखो ये धमनी अगर 70 से 75% चौक हुई है तो अभी तक आपको कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी। लेकिन जैसे ये 70-75 से और प्लस चली जाती है तो उस स्थिति में आपके हृदय के अंदर क्या होगा, दिल होगा। तो जो दिल है ना, इसके अंदर क्या होगा, दुख और दर्द होगा। अब क्वेश्चन ये आता है कि जो दिल में जो दर्द होता है उसे क्या बोला जाता है? हुआ नहीं हुआ किसी के दिल में दर्द? एक गाना सुना होगा, दिल में सा हुआ है, तो वो यहीं पर है, वो वाला है ना। अब जो दिल में दर्द सा होता है ना, वो यहाँ होता है, बाकी गाने में नहीं होता, लेकिन यहाँ होता है। तो एग्जामिनर भी फिर वहां से क्वेश्चन बनाता है कि इनके बड़े दर्द हो रहे हैं दिल में। अब वो कहता है कि जो हृदय के अंदर कोलेस्ट्रॉल की वजह से होने वाला पहला जो दर्द होता है उसे क्या कहते हैं? फर्स्ट पेन ऑफ हार्ट। बताइए क्या होगा? उसे बोला जाता है एंजिना पेक्टोरिस। एंजिना पेक्टोरिस। तो फर्स्ट पेन ऑफ हार्ट इज कॉल्ड एंजिना पेक्टोरिस। क्या कहलाएगा वो? एंजिना पेक्टोरिस। अच्छा, एक चीज और है कि मान के चलो यहां पर क्या होगा, जैसे ये हमारी द्वंद्व धमनी थी इस प्रकार की, और इस द्वंद्व धमनी में क्या जमा हुआ था, ऐसे करके कोलेस्ट्रॉल जमा हुआ था, ऐसे करके। जब यहाँ कोलेस्ट्रॉल जमा होगा तो स्थिति क्या होगी, आपने डॉक्टर के पास जाएंगे, और जब आपको दर्द हो रहा है तो आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर कहता है कि हमें तो नहीं पता क्या होगा, लेकिन आपको ईसीजी करानी होगी। ईसीजी क्या होती है, इसकी फुल फॉर्म कोई बताए तो अच्छा लगेगा। चलो मैं 2 ऑप्शन दे रहा हूं, उसमें से चूज करना, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम और इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। एक क्वेश्चन है ईसीजी यंत्र की फुल फॉर्म क्या होती है, तो आंसर बताओ क्या होगा? देखो, यदि इसकी फुल फॉर्म क्या होगी, तो उसकी फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रोकार्डियो तो जो ग्राफी कह रहे थे उनका आंसर गलत था। जो ग्राम सोच रहे थे, कह कोई नहीं रही था, वो आंसर सही था। ऐसा क्या है वो चीज समझो, यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक होती है। ये एसएससी ने भी पूछा है, 10+2 ने भी पूछा है, सीपीयू में भी ये क्वेश्चन आया है कि ईसीजी की फुल फॉर्म क्या है, और वहां हम आंख मीच के यही लगाते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। अब ग्राफी कब लगाना है और ग्राम कब लगाना है, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। आपने पता होगा, यदि वहां ये क्वेश्चन है ईसीजी यंत्र की फुल फॉर्म क्या है, तो आंसर होगा इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। अगर क्वेश्चन आता है कि फुल फॉर्म क्या है, यंत्र नहीं लगा हो, तो उसकी आंसर क्या होगा? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। क्योंकि स्थिति ये है, आपने देखा होगा कि जब हम ईसीजी कराते हैं ना, ईसीजी कराते हैं तो कुछ ऐसा एक ग्राफ सा बनकर के आता है, ऐसा ही तो आता है। अब ऐसा जो ग्राफ आ रहा है निकल के, इसको बोला जाता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी, क्योंकि ये हुई है जो जांच हमारे शरीर की हो रही है हार्ट की, उसे कहते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। लेकिन जिस यंत्र के द्वारा की जा रही है उसे कहते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। क्वेश्चन में ये देखना है कि वह ग्राफी की बात कर रहा है, जांच की बात कर रहा है, या फिर उस यंत्र की बात कर रहा है। तो ईसीजी यंत्र की फुल फॉर्म तो क्या होगी? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम होगी। लेकिन जो इंस्ट्रूमेंट निकल के आ रहा है, इसके द्वारा जो हमें निकल के आ रही है रिपोर्ट्स, तो उसे कहते हैं हम ग्राफी। तो पूछा क्या गया है, इस चीज पर आपको विशेष ध्यान देना है, ग्राम की बात कर रहा है या ग्राफी की बात कर रहा है। अब देखो इसके बाद क्या करेंगे अपन लोग, तो ये चीज शायद क्लियर हुई होगी। मैं यहां पर इतना सा समझा रहा था आपको कि जो हमारे हृदय के अंदर दर्द होता है, पहला कोलेस्ट्रॉल जमा होने के कारण होने वाला दर्द क्या कहलाता है? एंजिना पेक्टोरिस। एक पॉइंट तो ये लिखा होगा। अब जब एंजिना पेक्टोरिस होगा तो आप डॉक्टर के पास जाएंगे, वो ईसीजी करेगा। तो ईसीजी यंत्र का जो प्रयोग किया जाता है वो कहाँ किया जाएगा? वो हृदय की क्रिया विधि का पता लगाने के लिए किया जाता है। हमारे हृदय की एक्टिविटीज का जो पता है वो कौन लगा रहा है? वो हमारा ईसीजी लगाएगा। जब
हम इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम कहते हैं। हृदय की प्रत्येक क्रिया विधि का पता लगाया जाता है। पता चला कि आपकी द्वंद्व धमनी चौक हो गई है तो डॉक्टर कहेंगे कि अब आप हार्ट के पेशेंट हो गए, आपके पास एक ही चारा है कि या तो आप इसका ऑपरेशन करा लो या फिर भगवान को प्यारे हो ही जाओगे। ऐसी स्थिति बनने पर क्या है, जब आप ऑपरेशन कराते हैं तो स्थिति ये बनती है कि जब यहां से इसको काट देगा डॉक्टर और यहां से इसे काटेगा, और ऐसा करने के बाद एक बैलून टाइप का यहां लगाएगा इस तरीके से और एक बैलून टाइप का यहां लगाएगा इस तरीके से। अब आपका जो ब्लड है वो यहां होकर के इस तरीके से चला जाता है। अब ये पूछा जाता है कि हृदय के अंदर होने वाला ऑपरेशन क्या कहलाता है? आंसर बताओ फटाफट से। हृदय के अंदर होने वाला ऑपरेशन क्या कहलाता है? ये जो कोलेस्ट्रॉल जमा हो रहा था इसकी वजह से हृदय का ऑपरेशन होगा, और ऑपरेशन होगा तो एक क्वेश्चन ये बनेगा कि हृदय के अंदर होने वाला ऑपरेशन क्या कहलाएगा। ये बात आपको याद रखनी है, तो उसे कहते हैं बैलून एंजियोप्लास्टी। उसे क्या कहा जाएगा? बैलून एंजियोप्लास्टी। तो बैलून एंजियोप्लास्टी किसे बोला जाता है? हृदय के अंदर होने वाला ऑपरेशन बैलून एंजियोप्लास्टी कहलाएगा। हृदय में होने वाला दर्द एंजिना पेक्टोरिस कहलाएगा। लिख लिया था ना? लिखो फटाफट। हाँ वो आ जाता है। उसमें क्या होता है, उसमें जैसे कि एक ब्रेन हेमरेज की बीमारी होती है ना। जो ब्रेन हेमरेज होता है वो ब्रेन का हार्ट अटैक हम कह सकते हैं उसको, जिसमें हमारी कोई भी नस फट जाती है। तो जो हार्ट अटैक की स्थिति आती है वो तो हार्ट के अंदर ही होगी। अगर कहीं अदर पार्ट में हमारी जैसे ब्रेन के अंदर नस फट रही है, उसका मतलब है ब्रेन हेमरेज की वजह से दिक्कत हुई है। तो जो अटैक आ रहा है हमारा, जो आप कह रहे हैं, ये है कि जब ब्लड का प्रेशर एक साथ तेजी से बनेगा, हम स्ट्रेस लेते हैं, खिंचाव, टेंशन लेते हैं, टेंशन लेने पर हमारे शरीर के अंदर जो ब्लड वेसल्स हैं उनमें ब्लड का रफ्तार बढ़ जाता है, और रफ्तार बढ़ने से हमारी द्वंद्व धमनी हो सकती है कि फट जाए। मान लो कि ये हार्ट अटैक, ये कोलेस्ट्रॉल जमा नहीं हुआ, कोलेस्ट्रॉल जमा हो गया तो यहाँ पर ब्लड का जाना बंद हो गया, तब यहाँ पर रुकावट आती है, उसकी वजह से पीछे से कोई भी नस फट सकती है, तो वो भी हमारा हार्ट अटैक वाली स्थिति बन जाती है। लेकिन मेन जो हमारा एग्जामिनर जो पूछेगा कि हार्ट अटैक का कारण क्या है, तो कोलेस्ट्रॉल जमा होना ही आंसर सही होगा। 70 से 75% का मतलब ये था कि ये हमारी द्वंद्व धमनी है और इसकी कोई भी मतलब ये चौड़ाई है इतनी, इसकी चौड़ाई का क्या है 70 से 75% ये चौक हो रही है, बंद हो रही है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको पता नहीं लगेगा कि कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है। जैसे इससे ज्यादा होगी तो हृदय में हल्का हल्का दर्द होगा, जिसे एंजिना पेक्टोरिस कहा जाएगा। अब दर्द होगा तो डॉक्टर के पास आप जाएंगे तो ईसीजी होगी, ईसीजी होगी तो फिर उसके ऑपरेशन की बाद में बात आएगी, बैलून एंजियोप्लास्टी होगा। क्या जो आप लिख रहे थे ना, वहीं उसी के नीचे 2 पॉइंट लिख लो कि हृदय के अंदर होने वाला पहला दर्द एंजिना पेक्टोरिस कहलाता है, दूसरा लिख लो बैलून एंजियोप्लास्टी हृदय के ऑपरेशन को कहा जाता है। बस 2 बातें तो लिखनी है, बाकी और बताओ। समझ में आ रहा है पीछे सबको? आगे बढ़े हम इसके बाद। चाय तो नहीं पीनी किसी को? किसको पीनी है? पीनी है, लो। हाँ, होता है कि हृदय के अंदर होने वाला जो ऑपरेशन है उसे बैलून एंजियोप्लास्टी जाना जाता है। पीनी है किसी को? मजाक थोड़ी कर रहा था मैं, तो सच कर रहा। तो देखो, आपको जरूरत जाएगी तो यार भैया माफ कीजिएगा, क्या मंगाई जाए? किसका? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। ग्राम और ग्राफी बस 2 ही चीज हैं। अब चलो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद ये सब पढ़ लिया आपने, तो हार्ट अटैक जो हमें हुआ था उसकी समझ में आ गया क्या हुआ, कैसे होता है हृदयघात? नहीं आया क्या? आ गया ना? तो चलो क्वेश्चन बताओ। हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा कितनी है? उच्च क्वालिटी का कोलेस्ट्रॉल जो होता है उसे क्या बोला जाता है?
HDL। HDL का मतलब होता है हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, और जो बैड क्वालिटी का कोलेस्ट्रॉल होगा उसे क्या बोला जाएगा? LDL। हमारे शरीर में कोशिका झिल्ली को तरल बनाने के लिए किस कोलेस्ट्रॉल की आवश्यकता है? उच्च क्वालिटी का मतलब होता है HDL वाला, हाई डेंसिटी वाला। तो किसकी आवश्यकता हो गई? हाई डेंसिटी वाले की। हृदय के अंदर होने वाला पहला दर्द क्या कहलाता है? एंजिना पेक्टोरिस। हृदय में होने वाला ऑपरेशन क्या कहलाता है? बैलून एंजियोप्लास्टी। इसके बाद मैंने बताया आपको कि हमारे शरीर के अंदर कोलेस्ट्रॉल की मात्रा कहां पर पाई जाती है? तो प्रत्येक भाग में पाई जाती है। दूसरी बात यहां पर अपन लोगों ने ये की थी कि यकृत से कितना कोलेस्ट्रॉल प्राप्त किया जाता है? तो 20 से 25%। कोलेस्ट्रॉल किस प्रकार का पदार्थ होता है? तो कैसा होगा? मोम जैसा। कोलेस्ट्रॉल को प्राप्त कहां से किया जाता है? तो ऑयली जो सब्सटेंस होते हैं, जितने भी तेलीय पदार्थ, कोलेस्ट्रॉल को प्राप्त किया जाता है। इतनी सी बात क्लियर हुई? आगे बढ़े अब इसके बाद अब अगले पॉइंट की बात करते हैं। तो ये हुआ हमारा कोलेस्ट्रॉल। बाकी फिर आज के लिए इतना ही छोड़ देते हैं, इसके आगे का नेक्स्ट क्लास में अपन लोग डिस्कस करेंगे। तो क्लास ऑफ होती है आपकी, कोई बात हो तो पूछिए आप इसमें से। पिछली क्लास को रिवीजन करते रहिएगा और आगे की क्लासों को कंटिन्यू पढ़ते रहेंगे। तो धन्यवाद क्लास।